बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच के सफ़र में मैं हूं सज्जाद तरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने टाइम निकाला। मलिक साहब, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ है और इसमें जो गुफ्तगू हुई है यकीनन आपके इल्म में होगी, अब आप क्या देखते हैं? जो कौमी चीज़ें होती हैं उनके बहुत से तकाज़े होते हैं। सज्जाद तरीन साहब, आप तो हमारे से सीनियर हैं, आपने बड़ी जर्नलिज्म की है, आपका एक नाम है जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्रैग्मेटिक एनालिसिस होती है उनमें। तो आप मुझे ये बताएं कि जो आने वाले हालात हैं जो मैं देख रहा हूँ वो पाकिस्तान की सलामती के लिए को इतने साजगार नज़र नहीं आ रहे। हमने उनको साजगार करना है, कौम ने करना है। नंबर वन, आप देखें, हम जिस भी एक पॉलिसी को ले लें, ख़ास तौर पर फॉरेन पॉलिसी, ना तालिबान हमारे रहे, ना अफ़गान गवर्नमेंट हमारी रही, ना कश्मीर हमारा रहा जिस अंदाज से डील किया गया, ना सऊदीया हमारा रहा, ना यूएई हमारा रहा, और नाराज़गी के जो लेवल है बढ़ते ही चले गए। ठीक है, और मैं ये समझता अमेरिका था जिसके लिए हमने 70,000 जानों का नजराना दिया, आपने पूरे लॉजिस्टिक तबाह कर दिए, कौम को बहुत सारे हिस्से को हेरोइन का आदी बना दिया, गन रनिंग टॉप पे आई। सब कुछ करने के बावजूद क्या वजह है कि आज हम फिर अकेले खड़े हैं? तो हमें अपने आप को अकाउंटेबल कर लेना चाहिए ना, बजाय मैं कल को कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करे कि मलिक साहब आप क्या बात कर रहे हैं। भाई मैं भी शामिल हूँ उसमें, मैं कोई बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, मैं भी उसी में शामिल हूँ। मलिक साहब, अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है और तालिबान आए रोज़ खबरें आ रही हैं कि वो दिनों के हिसाब से मुख्तलिफ शहरों पे कब्जा करते जा रहे हैं। इससे आप कैसे देख रहे हैं? इस वक्त देखें तरीन साहब, जो मेरी इतलात हैं अभी 2 घंटे पहले की भी, कि अफ़गान में जो पहले आपको पता थे मुजाहिदीन के तौर पे आए, फिर वो स्प्लिट होके अफ़गान तालिबान में और अफ़गान पाकिस्तानी तालिबान में। तो जब अफ़गान तालिबान ने इस वक्त तक 80% ऑफ द एरिया ऑफ अफ़गानिस्तान पे वो काबज़ हो चुके हैं। देखें, अगर आप काबुल शहर देखें तो वो छोटा सा एक शहर है, उसके इर्द गिर्द जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बड़े हैं। वो 4 रास्ते हैं जो मेन एंट्रेंस है उसकी, उनमें से जो ताजिकिस्तान की तरफ से आती है वो 4 दिन पहले उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। और जनरल दोस्तम ऑलरेडी एक साइड पे हुआ है और वो टर्की भी गया था, अभी भी वो गालबन टर्की में ही है, और उसका जो बेटा है वो भी गालबन इस वक्त उज़्बेकिस्तान में है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो अगर वो 3 रास्ते भी वो ब्लॉक कर देते हैं तो सप्लाई तो ख़त्म हो गई। मलिक साहब, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि इंडिया तालिबान से अगर बात कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकता? देखिए, ये तो उनकी स्वाबदीद है कि वो क्या करना चाहते हैं और कोई और क्या उनसे कराना चाहता है। हमारी बातचीत ख़त्म कब हुई थी तालिबान की? हमने तो इतनी उन पे मेहरबानी की, अमेरिका पे भी और तालिबान पे भी, कि अमेरिका को और तालिबान को एक जगह पर ला के बैठा दिया, उनका एग्रीमेंट करवा दिया। तो जब ये उनके पास चले गए, अब मुल्ला बरादर क्या गेम खेल रहे हैं अल्लाह जानता है। और ये कि क्या जो स्टेट डिपार्टमेंट से आई है अमेरिका की कि आफ्टर ऑल विड्रॉल विद इन 6 months तालिबान विल बी इन पावर, तो अगर वो तालिबान पावर होंगे तो क्या ये फैक्ट है, क्या ये हकीकत होगी कि उसको अमेरिका रिकॉग्नाइज करेगा? मेरे ख्याल से शुरू में मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज किए बगैर उनको चलाएंगे। एक सॉवरन स्टेट नहीं बन सकेंगे वो, फॉर द रीज़न कि ज़ाहिर है अगर सॉवरन स्टेट होंगे तो फिर उनके कुछ राइट्स बन जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये तालिबान जो हैं सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, अल्लाह ना करे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है चाइना के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो जाए, हो सकता है ईरान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो जाए। डिपेंड करता है कि अमेरिका का इस पर क्या अपनी स्ट्रेटजी आने वाले वक्त में। मलिक साहब, फ़तह का तो एक अपना नशा होता है, तो तालिबान कैसे अब रुक सकते हैं? 6 महीने के लिए कैसे उनको रोक के बुरी हुकूमत बनाई जा सकती है? वो तो आए रोज़ कब्जा करते जा रहे हैं और वो काबुल पर किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे। बातचीत की स्ट्रेटजी और ऑन ग्राउंड वॉर स्ट्रेटजी जो होती है, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। आपने ग्राउंड में इंच को देखना होता है, अपने ट्रुप्स को देखना होता है, अगले की स्ट्रेंथ देखनी होती है। अब जब से ये वॉरलॉर्ड को मिला है असला, वो थोड़ी सी मैं समझता हूँ स्लो हुए हैं, लेकिन ये रुकेगा नहीं, ये चलेगा आगे। अब देखना ये कि वो क्या तय कर रहे हैं दुनिया के साथ और वो आगे कैसे चलना चाहते हैं, सिर्फ इसका फ़र्क है। दे आर ओनली 23 किलोमीटर अवे फ्राम द मैनी एरियाज़,
और एक इलाका है जो कि आता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, उसके लिए वो तकरीबन 7 किलोमीटर देवर अवे डे वर यस्टरडे फ्रॉम पैलेस। तो 7 किलोमीटर क्या होता है सर, जब आप टैंकों में होते हैं या गाड़ियों में होते हैं। तो मेरा है कि वो एक हिकमत अमली के तहत अभी आगे नहीं बढ़ रहे, और एक थ्रेट को भी बराहले आप सामने रख लें, जिसमें अमेरिका ने ये कहा है कि अगर तालिबान बढ़े काबुल की तरफ तो हम उन पे एयर स्ट्राइक्स करेंगे। तो एयर स्ट्राइक की तो उनके पास ड्रोन्स की भी है, और उनके जो इस वक्त वारशिप्स हैं वो गल्फ़ पे खड़े हैं, और वो बिल्कुल क्रूज़ मिज़ाइल की उनकी हद बिल्कुल जद में हैं। तो क्रूज़ मिज़ाइल से तो कर सकते हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि हो सके तो तालिबान इस वक्त ज़्यादा जानी नुकसान ना चाहते हों, लेकिन अब असली बात यह है सजा साहब कि देखना ये कि दहशत जो वहाँ मौजूद थी और मौजूद है, क्या वो तालिबान के साथ जाती है या अफगान गवर्नमेंट के साथ जाती है, या एज ए थर्ड पार्टी ये दोनों के ख़िलाफ़ काम करती है। क्योंकि 4 धड़े हैं वहाँ पे, एक अबू सयाफ है, एक अहमद शाह मसूद वाला है, एक हज़ार वाला है, और एक जो ताजिक ग्रुप है साइड पे। तो चारों की आपस में नहीं लगती। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप नो डाउट तालिबान है, और तालिबान को जो हेड करता है उनकी मिलिट्री विंग को, वो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, और उनके 2 जो डिप्टी दूसरे उनके साथ हैं वो मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला यकूब हैं, और दूसरा हैबतुल्लाह खान जो कि इस वक्त अमीर बने हैं इसके अफ़गानिस्तान के, वो हैं। ये 3 लोग हैं। अब देखना ये कि ये 3 लोग जो कि एक मेन अशूरा है उनका, जिसमें मुल्ला ब्रदर भी है एक डिप्टी, कि ये क्या फ़ैसला करते हैं। क्या वो सारे एहसानात जो पाकिस्तान में उनकी फैमिलियों पे और सारे जितने महाजरीन थे आज भी वो चल रहा है, तो क्या वो भूल जाएंगे हमारे एहसान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होंगे, या बसीयत मुसलमान और बसीयत एक पुराने दोस्त वो इंडिया की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक पहली मीटिंग तालिबान की दिल्ली में हुई 100% श्योर, दूसरी मीटिंग उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के दोहा में हुई, दूसरी मीटिंग भी दोहा में हुई, तीसरी मीटिंग 3-4 दिन पहले डोल उनका जो सिक्योरिटी एडवाइज़र उसने तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की वहाँ पे दुबई में। और मुलाकात कराने वाले एक साहब हैं जो कि अफ़गानिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं और दुबई में रहते हैं, बिज़नेस करते हैं। अगर इंडिया मुझे चैलेंज करता है तो मैं नाम भी बता दूंगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत इंडिया एक्चुअली तालिबान को अपने सीने से लगा के अगर वो हुकूमत में आते हैं तो उसको प्रो इंडिया टाइप ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते हैं और लोगों को उनके साथ मिलाएंगे। और अगर प्रो इंडिया गवर्नमेंट आ जाती है, पाकिस्तान तो आगे ही सफ़र कर रहा बहुत ज़्यादा इन अफ़गान साहिल से जैसे हमले हो रहे हैं। और आज मुझे ये पता चला है कि तालिबान ने जो बजौड़ का इलाका जो अफ़गानिस्तान की साइड पे है उसे आज कब्ज़ा कर लिया है। तो ये अपने एक स्ट्रैटेजी के तौर पे पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए मुश्किल नहीं करना। कंधार में आपको पता उनका जो था, और इवन जो काबुल की तरफ रास्ता वो भी तकरीबन सब जगह पे दे हैव अ बिग होल्ड। नाउ ऑल डिपेंड्स के व्हेन दे डिसाइड टू गो फॉर अ सिविल वार एंड गेट इनटू सिविल वार एंड देन टेक ओवर काबुल। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक से वापस आएंगे तो रहमान मलिक साहब से मेरी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब। मलिक साहब, जिस तरह आपने कहा कि अशरफ गनी ने वार लॉर्ड्स को असला दे दिया है, तो इससे कोई नई खून रेजी को आप देख रहे हैं? वो देखिए कि हुकूमत ने तो अपनी अफाज के लिए, अपने कैपिटल को अफाज करने के लिए अपनी फ़ौज है, कुछ उन्हें साथी भी अपने मिलाए हैं साथ, और कुछ उनको एयर स्ट्राइक वगैरह के लिए भी कुछ चीज़ें मिली हैं। तो इतना ईजी रन अवे जो होता है या रन डाउन नहीं होगा जैसे पिछली दफ़ा तालिबान चले गए थे सीधे और किसी ने रोका, लोगों ने वेलकम किया था। इस दफ़ा अगर हुई, जो मैं समझता हूँ खाना जंगी होगी, वो फ़ौज की और वो दूसरे 3 सेक्शंस हैं वो भी अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ आ सकते हैं, क्योंकि वो उनका अपना एक अपनी डिमांड है, उनका एक अपना चार्टर है। लेकिन देखें, अगर ये सारी चीज़ें अमल रखनी होती तो बड़ी सिंपल सी एनालॉजी है कि अमेरिका जाने से पहले एक
इंटरिम गवर्नमेंट बना के जाता। मलिक साहब, जैसे आपने कहा कि अजीत दोवल से भी तालिबान के लोग मिले हैं, और अगर अभी तो वहाँ प्रो तालिबान जो है, प्रो इंडिया तालिबान ने गवर्नमेंट नहीं बनाई, तो यहाँ लाहौर तक के धमाके हो गए। अगर वहाँ आ जाती है हमारी किस्मत खराब ये है कि आगे भी प्रो तालिबान यानी प्रो इंडिया गवर्नमेंट आने की कोशिश की जा रही है, तो इससे पहले कौन सी वो प्रो पाकिस्तानी जो चल रही है, जो वहाँ की NDS है, वो तो टोटल रा के साथ मिली हुई है। और अभी जो लाहौर का धमाका हुआ है और हाजी गुल पकड़ा गया है जो गाड़ी खड़ी करके धमाका करके आया था, वो अफगानी है। मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है कि अगर इंडिया के और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मसला हल हो जाए तो फिर एटमी वेपन्स की भी ज़रूरत नहीं है। मैं उनके साथ मुतफिक नहीं हूँ, और मैंने पहले भी कहा, ये जो हमने न्यूक्लियर एसिड बनाई थी वो एक स्पेसिफिक मकसद के लिए नहीं थी, वो पूरे पाकिस्तान के डिफेंस के लिए। इट इज़ अ लार्जर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा कश्मीर का मसला ख़त्म हो जाएगा तो आपके इर्द गिर्द और बड़े दुश्मन है ना, तो उनके ज़हन में होगा क्योंकि हमारी जंग चलती है या थ्रेट्स इंडिया से, तो शायद एक कश्मीर का मसला हल हो जाए तो ये हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कश्मीर का मसला इस तरह हल होगा। मलिक साहब, एक तरफ तो मुसलमान ममालिक लाइन में लगे हुए इसराइल को तस्लीम करने के लिए, और दूसरा इसराइल ने बहुत जुल्म किया फ़लस्तीनियों पर, और उस पर मुसलमानों की जानिब से कोई मज़ाहमत सामने नहीं आई। मज़म्मत पे हम राज़ी होते हैं, मज़ाहमत पे जब आते हैं तो जो मुसलमानों की हिस्स है बसीयत उम्मा वो ख़त्म हो गई है। आई एम सॉरी टू से, हम सब मज़म्मत के आदी हो गए हैं, मज़ाहमत के आदी नहीं हैं। तो अल्लाह करे मेरी कौम में वो जज्बा आ जाए, उम्मा मुस्लिम में ये जज्बा आ जाए कि अगर किसी मुसलमान को कटते हुए देखें तो उनके दिल में दर्द हो, और सिर्फ ये स्टेटमेंट एक लीडर चला ना जाए कह के मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, आई कंडेम इट। नो, देखना ये क्या उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ओ प्रेसिडेंट लाइक टर्की जो कहता है मैं मज़म्मत करता हूँ, और मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब मज़म्मत ना करें, मज़ाहमत करें। और आप अपनी एक्सपोर्ट जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका मुल्क यानी टर्की टू इजराइल करता है उसको बंद कर दें। मलिक साहब, अरब दुनिया में जो नौजवान लीडरशिप आई है हमारे सामने, उसको तो बिल्कुल कोई ऐसे लगता है जैसे जो फ़लस्तीनी अरब हैं उनसे तो कोई गर्ज नहीं है। देखें, सबसे पहले मैंने वही बात की है ना कि हर मुल्क अपना मफाद देखता है, तो अगर उन ममालिक में जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं उनका मफाद ये है और उनको ये बता दिया गया है कि तो हमने इससे पे बात नहीं करनी, तो वो नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसी वक्त बात होगी जब एक जज्बा आएगा और जब हम ये रियलाइज़ कर लेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है ये इंसानियत के नाते भी मज़हब के नाते ये ख़राब है, उसमें बेहतरी आ जाएगी। मलिक साहब, इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तलखी है उसको कैसे कम किया जाए? वो तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ी पुरानी चलती हैं। हमारी सियासत का नाम ही दूसरा तलखी है, और हम शायद सोचते ही ये हैं कि हमने जब अपोनेंट को के ख़िलाफ़ नारे मार के दो चार गालियाँ ना सुना दें। आई एम सॉरी टू से, सेनेट और अपोजिशन जो है जब या गवर्नमेंट बोलती है, आई एम सॉरी डोंट माइंड, मेरे दोस्त भी माइंड ना करें, ऐसे लगता है जैसे कि सास और बहू का झगड़ा चल रहा है। ये आज से नहीं है, 4-5 साल से चल रहा है। और जिस अंदाज से एक दूसरे को देखते हैं, लीडर भी जब बात करते हैं तो वो सामने स्पीकर भी नहीं देखते, वो मीडिया गैलरी की तरफ देख रहे होते हैं, जैसे एक एक्शन बुला के कि भाई मेरी बात सुनो, इसको लाइव चलाओ, ये मेरा टिकर चलाओ। तो जब ये टिकर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जब ज़ाती नुमाइश और ज़ाती चीज़ को आगे लाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर वो लीडरशिप नहीं होती। सर, लीडरशिप खुद बोलती है, अगर आप सब्सटेंटिव बोलेंगे तो कैमरा आपको लेगा ऊपर से, लेकिन अगर मैं ये समझूं कि मैं हमारी अच्छी सी टाई लगा के ज़रा मुंह पे पाउडर शोड लगा के चला जाऊँगा, माजरत के साथ दूसरे दोस्तों के बहुत स्मार्ट लगूंगा या कोई स्मार्ट लगेगी और उसको भेजना है, तो सर वो सियासत नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत का जो म्यार है वो बड़ा बुरी तरह से गिर रहा है, और हमें 4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, और आपकी जो प्राइम चीज़ है वो इकॉनमी है, और फॉरेन जो पॉलिसी है। फॉर गॉड सेक, इन तकरीरों के, इन लड़ाइयों को छोड़ के आप सर जोड़ के बैठें, अपने एक्सपर्ट्स को लाएं साथ। अब देखिए, आपकी बजट कौन बनाते हैं? सेक्रेटरी फाइनेंस। सेक्रेटरी फाइनेंस कौन होता है?
एक DMG का ऑफिसर होता है या OMG का अफसर होता है, उसने फाइनेंस का क्या सीखा होता है? पूरी दुनिया में फाइनेंस की सेक्रेटरी, फाइनेंस को हैंडल करने वाले प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जिन्होंने इकानमी बनाई होती है, जो इकानमी को समझते हैं, जो फाइनेंस को समझते हैं। तो जब ब्यूरोक्रेटिक बजट होगा, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होगा और ब्यूरोक्रेटिक तरीके से ही चलाया जाएगा, तो फिर हमारे बजट का भी यही हाल होगा, हमारी गुर्बत इस तरह हम नीचे जाएंगे। तो हमें सोचना होगा अपनी वैल्यूज़ को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को, कि इनको हल करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिवली कैसे देखना है। अगर आप यही देख लें कि भाई आपने किस तरह गुर्बत या लोगों को सस्ती चीज़ें देनी है। अब मुझे अगले दिन फ़खर इमाम साहब के साथ एक प्रोग्राम है कर रहा था टीवी पे, तो उन्होंने अच्छे हैं, आई रिस्पेक्ट हिम, ही इज़ ऑनरेबल मैन। उनका मलिक साहब हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई है, गंदम की भी, चीनी की भी और चावल की भी और ख़ासकर दाल मूंग की भी। तो मैंने कहा मैं एक मासूम सा सवाल करता हूँ फ़खर इमाम साहब, आप मुझे बताएं कि नीचे महंगाई कितनी कम हुई है? अगर आपकी प्रोडक्शन इतने टन से बढ़ गई है, ये ज़्यादा है, तो क्या गरीब आदमी को इसका फ़ायदा मिला? वहाँ तो महंगाई वैसे ही है। ही सर कि आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है। तो मैंने कहा मैं एक सजेशन छोटी सी देता हूँ कि आपकी टोटल प्रोडक्शन का 1/2 यानी कि आधा रख लो, आधा जो इस तरह मार्केट में पंप इन करो कि डिमांड एंड सप्लाई वाली बात वो ठीक हो जाए, यानी आपकी इतनी सप्लाई हो जाए कि उसकी डिमांड कम हो जाए लोगों में और वो बिकनी उसी प्राइस पे जाए जितनी कि वो गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है। मलिक साहब, आपने ये कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तलखी है वो सास बहू के झगड़े वाली बात है, तो क्या अब वो झगड़ा ख़त्म नहीं हो सकता? कभी अज़ल से ये एक ऐसा रिश्ता है अपोजिशन और गवर्नमेंट का, ये अमेरिका हो पाकिस्तान हो, सिर्फ थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, हमारे यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा मोटो होता है इससे हुकूमत छीननी है और मैंने लेनी है आप। और जब ये मोटो होगा तो कोई भी होगा उसको ये फेस करना पड़ेगा हमारे साथ, जिस तरह नून ने किया आपको पता, या उससे पहले जैसे चेंज ओवर हुई वो भी आपको पता है। इमरान खान ने नून से कैसे छीनी, कैसे कंटेनर पे आए वो भी पता है। और मेरी एक और प्रेडिक्शन याद रख लीजिए जाते जाते कि एक वक्त आने वाला है, ये चारों पार्टियां हम लोग एक ही कंटेनर में बैठे होंगे। मलिक साहब, अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे आ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं खित्ते पर? पाकिस्तान पे बहुत बुरा आएगा, इसलिए कि इस वक्त तक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स जो है वो इस वक्त बॉर्डर पे है महाजरीन का। वो महाजरीन अंदर आना चाहते हैं, हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक अंदर नहीं आ सकते। मैं आपकी वसातत से भी कल भी मैंने कहा था कि कैंप बना दें बड़े और उसको उनसे बाहर ना जाने दें। पिछली दफ़ा जो हमने ब्लंडर की थी कि वो सारे मुल्क में फैल गए थे, उसका ख़ात्मा चाहिए। एग्जैक्टली जैसे ईरान ने किया था कि उन्होंने एक कॉर्न ऑफ कर दिया था और किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। वो आपकी इंटरनेशनल बॉडीज़ भी आ जाएंगी मदद के लिए, आप भी कर दें। इट्स बेटर टू स्पेंड सम फ्यू $million टू सपोर्ट दैम रादर देन अलाउइंग दैम टू बिकम क्रिमिनल्स एंड बिकम पार्ट ऑफ TTP। पहले भी यही हुआ था कि ऐसे कैंप हैं जहाँ TTP ने, पाकिस्तान ने अपने बनाए जो सेफ़ हेवन कि हमारी पुलिस और हमारी जो फोर्सेस से नहीं जा सकती थी। तो लिहाजा एक तो मसला हमारे साथ सबसे बड़ा होगा कि हमें ये फेस करना पड़ेगा। फिर जब तालिबान आएंगे और वो उनके साथ जब उनका अपना एक असर सूख बढ़ेगा तो उनके जो ओपोनेंट है वो भागेंगे पाकिस्तान में, वो भी हमारे लिए इकानमी का इम्पैक्ट होगा। फिर अगर ये प्रो गवर्नमेंट आ जाती है, फिर हमारी अमेरिका से भी झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होगा। अब आने वाले वक्त नहीं पता नहीं मुझे कि ईरान के साथ हम कैसे देखते हैं। और अगर इंडिया प्रो इंडिया और तालिबान पूरे गोद में गिर जाते इंडिया के, और जबकि उन्होंने 50 कैंप दैश के इस वक्त ट्रेनिंग कैंप बनाए हुए हैं कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट से लेकर डाउन तकरीबन 40 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो आप मुझे बताएं कि वो किस लिए ट्रेन कर रहे हैं, किसी जगह तो इस्तेमाल होने हैं। तो मुझे डर ये है कहीं फ़ान तालिबान और दैश मिल ना जाएं। अगर मिल गए तो 2 मुल्कों को, 3 मुल्कों को इशू होगा, एक पाकिस्तान को, एक चाइना को और एक ईरान को। और आपको पता है कि तालिबान ने ऐलान भी किया हुआ है कि वी विल गो टू चाइना बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजंस। और आपको पता है इससे पहले भी बहुत से लोग पकड़े भी गए। तो अल्लाह करे कि ये ना हो। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि कल को अगर कुछ चाइना के ख़िलाफ़ तालिबान या दैश कुछ करता है तो उसमें हरगिज़ इसको हमारे दोस्त ना समझिएगा, हमारे दोस्त है ही नहीं, वो दोस्त हमारे रहे ही नहीं।
मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया कि अफ़गान अब बहुत सारे की फेवरेट बेबी बन गए हुए हैं और वो बहुत से दूसरे मुल्कों के दोस्त बन चुके हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक से वापस आएंगे तो रहमान मलिक साहब से मेरी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मलिक साहब, उस खित्ते की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये कहा कि ऐसा ना हो कि सारे फिर हम एक कंटेनर पे हों, कोई ऐसा होने वाला है कुछ? देखें, असेसमेंट्स होती हैं और वो असेसमेंट कभी सोचा था आपने कि नून की गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी? कभी आपने सोचा था कि मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा PMLN के साथ बैठ के चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे? कभी देखा था कि हम इतने बुरे हालात में थे, हमारे माशाल्लाह प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब जो हैं ही विल टेक ओवर प्रेसिडेंट, हम लोग जो जेलों में बंद थे कभी नहीं सोचा था उस वक्त कि वी विल कम इन पावर। तो जो आज का वक्त है और कल का बड़ी जल्दी बदलता है सर। टाइम इज़ अ साइकिल कीप्स मूविंग, और जो इसको हालात वाक़ात इकानमी के हैं, मैं समझता हूँ इकानमी जिस तरह गिर रही है। और जो लास्ट स्पीच मैंने इमरान खान साहब की देखी है, सॉरी टू से, मैं एक तारीख़ का भी स्टूडेंट हूँ और थोड़ा पॉलिटिक्स का हूँ, मुझे तो वो इलेक्शन से पहले वाली स्पीच लग रही है, क्योंकि जिस अंदाज से वो बोल रहे थे, जिस अंदाज से वो बोले, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने बाहर के मुल्कों में रगड़ा लगाया और ठीक ठाक रगड़ा लगाया, तो पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी पे भी इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद अल्लाह करे कि अल्लाह शाहमूद कोई साहब को थोड़ी हिम्मत दे, वो भी ज़रा बाहर फिरें, कुछ चक्कर शक्कर लगाएं, कुछ अपने हालात बेहतर करें। और देखें, अफसोस मुझे ये होता है कि हम सेक्रीफाइस भी करते हैं, जानों का नजराना भी देते हैं, अपनी इकॉनमी भी तबाह करते हैं, और आखिर में फिर हम बुरे बनते हैं। मेरा इशारा अफ़गानिस्तान की तरफ है। सब कुछ किया, अमेरिका के लिए भी किया गया, अफ़गानिस्तान के लिए भी किया, आखिर में बुरा कौन है? पाकिस्तान। मलिक साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया असम्बली में चंद दिन पहले, क्या ये समझा जाए कि ये रियासत ऑफ पाकिस्तान का बयानिया है और कोई तब्दीली चाह रही है अब रियासत ऑफ पाकिस्तान? देखें, दोनों चीज़ें एनालाइज कर लें। अमेरिका एक स्ट्रेटजी के तहत बाहर निकला, उसने वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनाई। दैट मीन्स जो भी कोई एनालिसिस है या एनालिसिस करेगा, आम आदमी भी तो कहेगा ये भी कोई फटा है, ये जबकि इनके हाथ में था, ये कर सकते थे। पाकिस्तान ने सारे तालिबान इनको हाथ में दे दिए, जाके दोहा में मिला भी दिए, और उसके बाद फिर मुल्ला बरदर ने क्या रोल अदा किया अल्लाह जानता है, वो अमेरिका के साथ क्या प्ले कर रहा है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करें और इन हालात को सामने लेके आएँ, तो हमें तो अच्छा लगना चाहिए था ना। अब अगर इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, मैंने उनकी इस स्टेटमेंट से एक महीना पहले कह दिया था कि तालिबान हमारे नहीं रहे, तालिबान इंडिया के हो चुके हैं। और कल मैंने तालिबान को अपील की है, एक आप रात को देख लीजिएगा 10 बजे, जो मैंने कहा है कि आप इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान के उन मुश्किल वक्त का आप अंदाज़ा करें जब आप पैदा ही हुए थे, तो जनरल बाबर ने आपको उंगली पकड़ के कैसे चलना सिखाया था। और ये मैंने मुल्ला हैबतुल्लाह को भी एड्रेस किया है, और मुल्ला जो आपका यकूब है उसको भी किया है, और सिराजुद्दीन हक्कानी जिनके वालिद जो थे उस वक़्त उसमें थे। और सबसे पहली दफ़ा जो मुझे, आप तो खैर मुझे बड़ा पुराना जानते हैं, मेरी सबसे पहले मीटिंग जो मुल्ला उमर से कराई थी जनरल बाबर ने कराई थी फ्रैंकली। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाला वक्त जो है ये बड़ा डेंजरस है। इमरान खान साहब को एक फादरली बिहेव करना चाहिए, और मैं अगर उनका एडवाइज़र होता खुदा न खास्ता, तो फिर मैं ये उन्हें कहता कि आप एक जगह बैठे और काले मिलाएं सबको, अगर जी भूल जाएं जो कुछ भी है, लेट्स सिट टुगेदर, मेरी मदद करें, आएँ एक कलेक्टिव सोच के साथ, आएँ 4 पॉइंट एजेंडा पे बात करते हैं, उस पर हम साइन इन करते हैं। देखिए, कौमी सलामती का हुआ ना इजलास, अगर कोई अक्लमंद होता हुकूमत में बैठा हुआ तो अभी जॉइंट सेशन का ऐलान करवाता, इस चीज़ को पूरा डिस्कस करते इन कैमरा, और वहाँ पे 4 टास्क फोर्स बनाते अच्छे MNAs की, कम्बिनेशन विद दी कंसर्न डिपार्टमेंट, इंटीरियर, फॉरेन अफेयर्स और जो भी नेशनल सिक्योरिटी का, और वो ये निकालते कि एक टास्क फोर्स होती कि हमने क्या इनपुट देना है अपनी फ़ौज को, अपने फॉरेन ऑफिस को, कि आप अफ़गानिस्तान को कैसे हैंडल करेंगे। दूसरा, आप कश्मीर को कैसे हैंडल करेंगे। थर्ड, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस लाएं जो हम मार खा रहे हैं।
तो सर 3 चीज़ों को बना के आप देते, ओनर्स खुद लेते, अब फ़ौज भी आपकी फील करती कि भाई मेरी पार्लियामेंट हमारी स्ट्रांग है, अब पार्लियामेंट की बात सुनते। अब ठीक है, उन्होंने तकरीर की, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ पे आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, लेकिन एक चीज़ मत भूलें कि अभी भी आपको जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को सहारा दिए हुए हैं, सरहदों से बचाया हुआ है, वो आपकी पाकिस्तान आर्मी है। जानों का नजराना वो दे रहे हैं, अब ब्रंट भी इसका वही लेते हैं। तो लिहाजा मैं ही समझता हूँ उनका साथ देना चाहिए था। और मैंने बड़ी बुरी तरह से महसूस किया कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कल उस मीटिंग में नहीं थे। मेरे हिसाब से उनको होना चाहिए था। क्यों? 2 रीज़न मैं देता हूँ। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल को हेड काउंट करता है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। पाकिस्तान के NCA यानी नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को हेड काउंट करता है पाकिस्तान। अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ एंड द DGI काउंट करता है प्राइम मिनिस्टर। तो हु इज़ द अथॉरिटी हु हैज़ टू टेक डिसीजंस? इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आपका क्या ख्याल नहीं है कि वहाँ अगर बैठे होते, वो नोट्स ले रहे होते, कुछ ब्रीफिंग ले रहे होते, और वो अगर कल ही डिसीजन करते कि मैं आई हेयर बाई ऑर्डर द फॉलोइंग्स, नंबर 1 जॉइंट सेशन होना चाहिए, हम मिल के बैठते हैं, आए लड़ाई झगड़ा छोड़ें, आप पुराने फॉरेन मिनिस्टर बुलाते, आप फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर बुलाते, पुराने इंटीरियर मिनिस्टर बुलाते, पुराने इंटीरियर सेक्रेटरीज बुलाते, सबको बुला के, चीफ मिनिस्टर को बुला के एक ग्रुप बना के आप काम करते। लेकिन मसला यह है कि हम बहुत कुछ करते हैं, करते नहीं हैं। नेशनल एक्शन प्लान बना हमारा, मैं उसका मेंबर था, हमने 10 दिन रात करके, तारिक खोसा साहब की बड़ी उसमें मेहनत इन्वॉल्व थी, और मैं पीठ सुन रही है अपने हमारे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब की, उन्होंने बड़ी उसमें मेहनत की। कोई सर इज़्ज़त तो नहीं कम हो जाती, वो चेयर कर रहे थे एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, मैं फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, लॉन्ग सर्विस इंटीरियर मिनिस्टर, मैं उसके साथ एक सामने बैठा हुआ था, 2 ऑन द फ्रंट सीट, बट वी डिस्कस्ड इट थॉरोली। ही टुक दी एडवाइस ऑफ एवरीबॉडी, और जो मैंने पॉइंट्स बनाए हुए थे पहले के, वो एडमिट हुए उसमें, और ये फैसला हुआ कि इसको हम कानून बना लेंगे। सर वो आज तक कानून नहीं बना। आप बताएं मुझे कि एक जब हमारे पे हमला होता है APS में, तो हम इकट्ठे बैठ जाते हैं, कानून बना लेते हैं। जब वो कहते हैं नहीं ये तो बनना है, मैं उसमें शामिल था, मुझे पता है, जब ये इशारा होता है ये बनना है तो वो बन जाता है। तो अगर ये इशारा होने से पहले ही बसीयत सियासतदान, बसीयत पाकिस्तानी, बसीयत एक कौम का खैर ख्वाह, अपनी फ़ौज का खैर ख्वाह, आने वाली नस्ल के लिए खैर ख्वाह, तो हम क्या वो खुद सोच नहीं सकते कि हमें क्या ज़रूरत है इस वक्त करने की? बहुत शुक्रिया जनाब रहमान मलिक साहब। नाजरीन, आपने साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब रहमान मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।